अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग नाम की फाइनेंशियल फोरेंसिक कंपनी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में टारगेट किया। कहा जाता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च 30 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को अब तक टारगेट कर चुकी है और जिस कंपनी को टारगेट करके रिपोर्ट जारी करती है उसका शेयर 15% तो टूट ही जाता है। 2020 में इसने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला को टारगेट किया था। इसके बाद निकोला का जो शेयर $66 पर था वो गिरकर $3 से भी नीचे आ गया था। हिंडनबर्ग के बारे में बताया जाता है कि एक शॉर्ट सेलर है जिसने अडानी के शेयर और बॉन्ड्स में शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। अब आप कहेंगे वो शॉर्ट सेलर क्या होता है? ये कहानी कुछ ऐसी है, शॉर्ट सेलर। तो जो हिंडनबर्ग है वो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, यही शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है बॉस, आपको पता है? इसमें क्या है, आप शेयर नहीं खरीदते। मान लीजिए मेरे पास एक शेयर जिसकी कीमत आज की डेट में है 10 रुपया, ठीक है? और इसमें आप क्या करते हैं, पहले उस शेयर को बेच देते हैं। मतलब आपने कहा कि मैं इस शेयर को जो है 10 रुपए में बेच रहा हूं, 10 रुपए में बेच रहा हूं। और आपका कॉन्फिडेंस यह होता है कि जब दिन खत्म होगा ना बॉस, तब तक यह शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा और यह शेयर मान लीजिए कि आप मान के चल रहे हैं कि 2 रुपया का हो जाएगा। और जब दिन खत्म होने वाला होता है तब आप 2 रुपए पे या जो भी रेट होता है आप कहते हैं कि मैंने इस पर जो है खरीद लिया शेयर। तो मोटे तौर पर हिसाब यह बैठता है कि आपने जितने शेयर खरीदे 2 रुपए में, वो आप सुबह बेच चुके थे 10 रुपए में। तो आपका फायदा कितना हुआ? 8 रुपए का। मतलब बिना कोई शेयर खरीदे आप 8 रुपए का फायदा कमा रहे हैं। यह उदाहरण दे रहा हूं, एक शेयर आप पहले बेच देते हैं और इंतजार करते हैं कि रेट गिरे और कम रेट पर आप खरीद कर बेच देते हैं, इसमें आपका फायदा होता है। लेकिन कहानी उल्टी हो जाती है, अगर यही शेयर दिन खत्म होते होते मान लीजिए 15 रुपया का हो गया, तो आपको खरीदना कितने पे पड़ेगा? 15 रुपया पे। आपने बेचा कितना था? 10 रुपया। तो 15 रुपया का कोई सामान खरीद के 10 रुपया पे बेच रहे हैं तो 5 रुपए का नुकसान ना होगा बॉस? तो इसमें रिस्क रहता है, लेकिन यही रिस्क का काम कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। उसने क्या किया? उसने अडानी के शेयर पहले ही बेच दिए। ये जो हिंडनबर्ग है, इसने अडानी के शेयर बेचे, पहले ही बेचे, और उसके बाद जब शेयर का प्राइस नीचे चला गया तब खरीद लिया, यानी मुनाफा कमा लिया। और इसका यही काम है, गिराओ खरीदो, गिराओ खरीदो और पहले ही बेच दो। यह काम यह करता है। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, जो शेयर मार्केट में होती है। हिंडनबर्ग का काम ही यही है। और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे उसका अपना एजेंडा है क्या? क्योंकि इससे सीधे सीधे हिंडनबर्ग को फायदा हो रहा है। गौतम अडानी पर जो हमले आज हो रहे हैं, ऐसे हमले उद्योगपतियों के लिए कोई नई बात नहीं। आज रिलायंस भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप में से एक है, लेकिन एक वक्त रिलायंस ग्रुप को भी जमीन पर पटकनी देने की कोशिश हुई थी, जैसे आज अडानी ग्रुप के लिए हो रही है। रिलायंस ग्रुप को स्थापित करने वाले धीरूभाई अंबानी को भी वैसे ही हमले झेलने पड़े थे जैसा आज गौतम अडानी को झेलना पड़ रहा है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अडानी खत्म ही हो गए, आज उनको ये कहानी सुननी चाहिए। भविष्य क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास तो हम जानते हैं, और इतिहास की ये कहानी अंबानी ग्रुप से जुड़ी है, अडानी ग्रुप से नहीं। ये 1982 की बात है, जब धीरूभाई अंबानी की कंपनी को भी बर्बाद करने की कोशिश हुई। साल 1982 के शुरुआत में धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल ने पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए। पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब यह हुआ, या इसलिए जारी किए गए ताकि निवेशकों से पैसे उधार लिए सके। मतलब आपका जो निवेशक है आप उससे पैसा उधार लेते हैं, लेकिन ये इसमें करते क्या है आप? ये पैसा तय ब्याज दर और तय वक्त के लिए मिलता है। बाद में निवेशकों ने जो डिबेंचर लिए थे वो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह निवेशकों को करंट मार्केट वैल्यू पर कंपनी के शेयर मिल गए। मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन ले रखा है और 10 डिबेंचर आपको मिल गया और वो शेयर में कन्वर्ट हो गया, और उसकी कीमत मान लीजिए एक शेयर की 10 रुपए, तो आपका 100 रुपए निकल ना गया 10 गुना 10।
तो यही काम तब रिलायंस ने किया, उन्होंने डिबेंचर जारी किए। अब रिलायंस के शेयर का प्राइस जितना बढ़ता उतना ही निवेशकों से लिया रिलायंस का कर्ज कम होता जाता। तो रिलायंस ग्रुप को उम्मीद थी कि उनके शेयर के प्राइस तो हाई चल रहे हैं, तो कर्जा उतर जाएगा और जो पैसा आया उसको कहीं कहीं और लगाएंगे, निवेश करेंगे तो और कंपनी बूम करेगी। लेकिन इसी दौरान कोलकाता के कुछ प्रभावशाली ब्रोकर्स ने रिलायंस को टारगेट बना लिया। यह 1982 की घटना बता रहा हूं। मार्केट की भाषा में ऐसे लोगों को बेयर कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो शेयर की कीमत गिराकर उसे दोबारा खरीदने से मुनाफा कमाते हैं, जैसा हिंडनबर्ग करता है। यही काम अंबानी के साथ 1982 में हुआ था बॉस। इसके बाद 18 मार्च 1982 का वो दिन आया जिसने भारत के स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा दिया। उस दिन कलकत्ता के कुछ शेयर दलालों ने रिलायंस के शेयर की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मतलब जो काम हिंडनबर्ग कर रहा है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा हो रहा है, हिंडनबर्ग भी करता है, वही काम उस वक्त कुछ कलकत्ता के शेयर ब्रोकर्स ने किया कि उन्होंने पहले ही शेयर बेचने शुरू कर दिए। दलालों ने उस दिन रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 3,50,000 के शेयर बेच दिए, जिससे रिलायंस के शेयर की कीमत 131 रुपए से 121 रुपए पे आ गई। ज्यादा कोई शेयर बिकेगा तो इसका मतलब ऐसा मार्केट में सेंटीमेंट आता है कि अच्छा लोग इसको बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, ये तो डूब रहा है, तो लोग और पैसा डाल के बेचना शुरू, मतलब लोग और पैसा निकालना शुरू करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त रिलायंस की कीमत जो एक शेयर की 131 पे थी वो 121 रुपए पे आ गई। और तब 10 रुपया बहुत होता था बॉस 1982। शेयर दलालों को लग रहा था कि अब कौन सा निवेशक गिरते हुए शेयर में पैसा लगाएगा। अच्छा, उस दिन पहले क्या होता था कि एक दिन में नहीं सेटल करना है, कुछ दिन मिलते थे, तो वो उन ब्रोकर्स को लगा कि रिलायंस का शेयर अब और गिरेगा और जब ये शेयर बहुत कम कीमत पर आ जाएगा तो उसको खरीद लेंगे, और बेचे हाई पर थे, खरीदेंगे कम पे, मुनाफा हो जाएगा। उन्होंने ये सोचा। लेकिन धीरूभाई अंबानी इन शॉर्ट सेलर्स का गेम प्लान समझ गए और अपना गेम प्लान उन्होंने बना लिया। इसके लिए धीरूभाई अंबानी के दोस्तों ने उनका साथ दिया। रिलायंस के शेयर उनके दोस्तों ने खरीदने शुरू कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 18 मार्च 1982 को जब मार्केट बंद हुआ तो रिलायंस के शेयर 121 से बढ़कर 125 पे चले गए। भाई लोग शेयर खरीदने लगे तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा, तो 125 पे आ गया। अगले दिन भी धीरूभाई अंबानी के दोस्तों ने रिलायंस के शेयर खरीदे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा कि कोलकाता के ब्रोकर्स वायदा कारोबार के जरिए रिलायंस के शेयर बेच रहे थे और उधर धीरूभाई अंबानी के दोस्त रिलायंस के शेयर खरीदते जा रहे थे। वो बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। शॉर्ट सेलर्स ने रिलायंस के 11 लाख शेयर बेच दिए। अच्छा, उनको यह भी ध्यान रखना था कि आज नहीं कल इसको सेटल तो करना पड़ेगा। बेच रहे हैं लेकिन उतना ही खरीद के सेटल भी तो करेंगे। 11 लाख शेयर बेच दिए, मार्केट में 11 लाख शेयर खरीद के देने भी तो पड़ेंगे, तो कितना बेचते। लेकिन धीरूभाई अंबानी के दोस्तों ने 8 लाख से ज्यादा शेयर खरीद लिए। अब धीरूभाई अंबानी के सामने चैलेंज यह था कि रिलायंस के शेयर की कीमत उस दिन तक एक लेवल तक बनाए रखनी थी जिस दिन तक शॉर्ट सेलर्स के बेचे गए शेयर का सेटलमेंट ना हो जाता। जब सेटलमेंट वाला दिन आया तो उस दिन रिलायंस के शेयर की कीमत 131 रुपए से ऊपर चली गई। यह वो कीमत थी जिस कीमत पर शॉर्ट सेलर्स ने रिलायंस के बेचे थे शेयर। 131 पर बेचे थे, वो ऊपर चला गया, यानी शॉर्ट सेलर्स को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हो गया। उन्हें सेटलमेंट के दिन खरीदारों को फिजिकली शेयर्स भी देने थे, जो शेयर्स उनके पास थे ही नहीं और जो शेयर्स उन्होंने उधार लेकर बेचे थे। और अगर शेयर्स नहीं देते तो 50 रुपए प्रति शेयर का फाइन भरना पड़ता। इसका मतलब यह था कि शॉर्ट सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए इस सेटलमेंट के चक्कर में 3 दिन शेयर मार्केट बंद रहा। इसके बाद जब मार्केट खुला तो रिलायंस के शेयर की कीमत और ज्यादा बढ़ गई और ये 186 रुपए पर चला गया। तो जिस शेयर को गिराने के चक्कर में 131 पर कुछ लोगों ने खेला शुरू किया था, वो गिरा, 121 पर आया। लेकिन जब वो खेला खत्म हुआ, धीरू अंबानी ने वो खेल अपने पक्ष में किया और 131 का शेयर 186 रुपए पे चला गया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी से किसी ने टक्कर नहीं। गौतम अडानी ने भी हाल में धीरू अंबानी के बारे में कहा था कि भारत में लाखों उभरते उद्यमी धीरूभाई अंबानी को बहुत मानते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सामान्य और विनम्र व्यक्ति कम संसाधनों में भी सभी रुकावटों के खिलाफ न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि एक ग्लोबल लेवल के बिजनेस ग्रुप की स्थापना भी कर सकता है।